करोड़ों करोड़ों लोग हैं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पैसे हैं और कितने लोगों की ना शिक्षा हो रही है, ना स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, ना उनको काम मिल रहा है, ना दूसरी चीज़ें मिल रही है और सरकार बनी है वो चीज़ें करने के लिए। तो क्या किया जा सकता है, क्या उसके सामने चुनौतियाँ हैं, वो पूरा व्यापक भी या इनके अनुभव से भी या जहाँ से जैसे पाठक जी को लगे, लेकिन हम भी सुने सरकार के अंदर ऐसे कुछ लोगों की बात जो चाहते हैं कि ये पूरा हो और फिर सोचिए कि कैसे हो। सभी को नमस्कार और सभी का अपनी बात को मैं 2 हिस्सों में रखूंगा। एक, संविधान की बातचीत चली और संविधान के रक्षक के रूप में सारी जनता है और सारा प्रशासन है और सारा शासन है। मूल अधिकार जिस समय जन्म लेते हैं उसी के साथ लोकतंत्र है। नीति निर्देशक तत्व जब निर्धारित हो जाते हैं उसी के साथ तय हो जाता है कि अब विधि का शासन चलेगा, राजा का शासन नहीं। लेकिन एक तीसरी बात भी रखी गई थी, मूल कर्तव्य। उसको सोचा जाता है कि मूल कर्तव्य जो है वो केवल जनता के लिए। यदि शासन या प्रशासन अपने मूल कर्तव्यों को ध्यान में रख ले तो क्या इस प्रकार की व्याख्या, जैसे ये कह रहे थे अभी शंकर लाल जी, तो क्या इस प्रकार की व्याख्या का कोई अंतर रह जाए? हम लोक सेवक हैं और कुछ लोग लोक प्रतिनिधि होंगे और कुछ लोग होंगे। अगर तीनों एक ही दिशा में चलना चाहते हैं और तीनों की दिशा एक ही होगी ना, लौकिक, और जब तीनों की दिशा एक होती, एक ही दिशा में चलना चाहते तो फिर कोई संकट नहीं आता। लेकिन दुनिया है दो पक्षों से नियमित होगी तो दोनों में ग्रे एरिया निकल के आएगा। न तो एकदम श्वेत चित्र होता है न एकदम श्याम चित्र होता है, बीच में कुछ ग्रे एरिया निकल के चला। प्रशासन की अपनी विसंगतियां हैं और एक सामान्य मनोविज्ञान समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो जिस वर्ग का हो जाता है उस वर्ग के हित को पहले देखता है। आपने कितने लोगों ने एंगल्स का नाम सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। कार्ल मार्क्स के सहयोगी थे फ्रेडरिक एंगल्स। वो कहते थे कि जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है तुम उसके साथ अपने को मान लो, वो तुम्हारे वर्ग का है इसलिए मान लो। लेकिन जिस दिन वो शासक बन गया, प्रशासन का हिस्सा बन गया, फिर वो तुम सोचते हो तुम्हारे वर्ग का है तो छूट है। अब वो शासक वर्ग का है, अब उसके वर्गीय हित भिन्न हो जाए। पूरा वर्ग से खाद्य संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा होगा कहीं। जितने संघर्ष शुरू होते हैं हमेशा पूरा इतिहास क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। उस वर्ग संघर्ष में ये मत सोचिए कि केवल कुछ वर्गों के ही युद्ध हुए होंगे, जातीय वर्गों के ही हुए होंगे, आर्थिक वर्गों के ही हुए होंगे, तमाम तरह के। हम आज एक वर्ग में खड़े होते हैं और क्या होता है, ये दुनिया कहने के लिए समान हो जाती है, लेकिन क्या ये आसमान जो कि शून्य है बुलबुल और बाल के लिए एक समान है? वो नहीं होगा। जो अधिकारों की मांग होती है तो वो दरअसल किसी भी व्यक्ति की जब मांग है वो मांग कोई अलग मांग नहीं होती। पहली चीज तो हमेशा ये सोचिए उसके मानवाधिकार की मांग। जब स्त्री अधिकारों की मांग की जाती है तो क्या कोई स्त्री कहती है कि पुरुष से 50% से हमें 1% ज्यादा? कभी नहीं करती। वो उतनी सीमा तक मांग करती। तो क्या उतनी सीमा तक वो मांग विशेष अधिकार की है या ये मांग उसके स्वयं मानवीय अधिकार की मांग? जब तक कोई अधिकार किसी उसके अनुपात के रूप में किसी उस वर्ग के लिए जो निश्चित अनुपात होना चाहिए उसकी समानता की मांग को पूरा करने के लिए उसके अधिकार का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो हम आसमान देखते हैं उस आसमान को छूने के लिए जमीन सबको बराबर मिल पाती है? नहीं मिल पाती। तो उस बराबरी के अधिकार तक पहुंचाने के लिए थोड़ा ऊंचा नीचे करना पड़ता है। ऊंची नीची ये सीढ़ियां इसलिए बनती हैं क्योंकि वो जो
क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर बैठ गया, अब मुझे चुभने लगेगा। जो व्यक्ति अब वहाँ बैठा है, अगर लगा कि वहाँ बैठ के नजदीक से देख सकते हैं, तो अब चाहेंगे कि कार्यक्रम हो रहा है तो मैं एकदम सबसे आगे बैठ जाऊँ, फिल्म होगी तो सबसे पीछे बैठ जाऊँ। अपने अपने हिस्से से हम आए, जो जिस जगह पर बैठा है उस जगह को बचाने की कोशिश करते हैं, ये वर्गीय है। लेकिन जब तक हम न्याय के मंच पर हैं, न्याय के मंच पर तो हमारी तीसरी आंख से देखना पड़ता है। उन्होंने आपने पंचतंत्र कहानी कितने लोगों ने पढ़ी है, जो प्रेमचंद की किसी दो लोगों के बीच में अदावत हो जाती है, मित्र रहते हैं, और उस अदावत के भीतर उनके बीच में झगड़ा होता है। उनको लगता है कि पंच परमेश्वर उसी को बना दिया गया, पता नहीं हमारे पक्ष में फैसला करे ना करे, लेकिन संयोग से वो फैसला उसके पक्ष में देता है। वो कहता है कि पहले प्रतिशोध के भाव थे, लेकिन जिस समय मैं उस पंच के परमेश्वर वाले आसन पर बैठा, वो सारी बातें यही बातें रोज शपथ दिलाई। कितने लोगों को अपने संविधान की शपथ याद है? ये चीजें भीतर की संवेदना से आप अगर भीतर से संबद्धता नहीं है तो ये विवाह के लिए हुए वचन कितने लोगों को याद है? किसी को याद नहीं, हो ही नहीं सकता। ये चीजें आपके भीतर से निकल के आ पाए, इसके लिए ये सारी संवेदना जगाने की। जब भी आप अधिकार की बात करते हैं, नियम और कानून हमेशा असंख्य हो, और उस असंख्य के भीतर हमें प्रायः पता है, मुझे कानून पढ़ना सबसे कठिन लगता है, विधि पढ़ना बहुत ही कठिन है, बड़ा नीरस लगता है। कविता की भाषा ही नहीं है, बड़ी एकदम ज्योमेट्री की भाषा की तरह चलती है, ऐसा लगता है कि शब्दावली में कैसे आगे बढ़े। कानून आप याद नहीं रख सकते, कानून क्या है ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कानून कहाँ है। जब जरूरत हो आप डिक्शनरी की तरह निकाल कर खोज कर लाके पढ़ के अपने लिए उपयोग में ले आए। इतनी जागरूकता हो जाए, उतने में कई बार चीजें पर्याप्त, क्योंकि जो चीजें कानून में रखी गई है वो कॉमन सेंस से विपरीत नहीं है। कॉमन सेंस आदमी का हजारों साल के भीतर इवॉल्व हो गया है, और उन्हीं चीजों को वो जटिल भाषा में रखा गया है। कितने लोग होंगे तो आज की डेट में अगर उन्हें रसखान का कवित्व पढ़ने को दे तो आज पढ़ पाएंगे? मुश्किल होगी ना। जो लोग शेक्सपियर के अंग्रेजी पढ़ते हैं और टाउ शेट जैसे लिखा हुआ आता है, मुश्किल होती है ना, वो उस जमाने की भाषा है। तो जब विधि की भाषा है वो कितनी पुरानी है, वो थोड़ी 100 साल ज़्यादा होता है। अब आज की भाषा में बातचीत करने लगते हैं, समझ में आना कठिन होने लगता है। तो एक ये क्या होता है कि व्याख्या का अधिकार, जैसा उन्होंने कहा, व्याख्याओं के भीतर ही ये सारी जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। अभी मैं कोई एक गाइडबुक बना रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या कैसे, तो भूकंप से सुरक्षित रखने के लिए घर कैसे बने, उसमें कुछ था। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये IIT वाले ने कहा है कैसे रहे वैसे लीजिए, जितना कंप्रेसिबल रहता है, ऐसा पेंजाइज रहता है, ये सारी चीज़ें वैसे लीजिए, तो आगे वाले और ऑप्शन लगा देंगे। आम आदमी समझे इस बारे में मतलब नहीं है, जो IIT ने कर दिया है ये लिखा जाए इस बारे में न हम समझ रहे हैं, न हमारा इंजीनियर समझ रहा है, न लोग समझ रहे हैं, लेकिन इतनी कॉपी छप के करें। जरूरत होती है कि उसको संप्रेषणीय बनाए। अगर वो कम्युनिकेबल नहीं है तो निरर्थक है। मैं कोई ऐसी बात करूँ तो हिब्रू भाषा में हो, कोई समझ ही ना सके तो अर्थहीन होगी ना, वो बातें निरर्थक होती। बातों को कई बार आदमी जो होता है, हम जितनी चीजें अपने लैंग्वेज से सीखते हैं, भाषा से सीखते हैं, कई बार भाषा से मौन की में उससे ज्यादा सीखते हैं। कल मैं अरुणा राय जी से मिल रहा था, तो बल्कि उन्होंने शिकायत के लहजे में कहा कि थोड़ा सा जो आप लोगों का समय है, सत्र है, इसके बीच में अवकाश दिया जाए, लोग चिंतन मंथन करके अपनी बातों को निकालने जाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगीत स्वर नहीं है, संगीत स्वर और मौन का अंतराल है। थोड़ा ध्वनि भी चाहिए और थोड़ा सन्नाटा तभी संगीत, और उसका ही मंजूर समन्वय है। तो हमें ये तय करना होता है कि कितना हम अवकाश देके उसके भीतर से कितनी बेहतर चीजें निकाल सकते। मैंने सुना कि बात जब असमानता की हो रही थी तो कुछ लोग सहमत नहीं हुए कि असमानता हमारी कैसे, हम कैसे उसके हकदार हैं कि हमने असमानता से
सही है ये बात? कोई ऐसा है पक्ष जो कहता है कि असमानता सामाजिक है केवल, या दूसरों की दी हुई है, हम उसके कारण नहीं हैं। खैर मुझे बता दिया गया, मैं इसलिए कहने लगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमेशा समानता की मांग करते समय ये नहीं मांग करता कि मेरी रुचि अगर चने खाने में है तो सबको चने ही, ये मुझे पसंद है अगर ये लाल रंग तो सभी लोग लाल रंग पहने, इसकी मांग नहीं है। लेकिन जब हमें जिस चीज़ के लिए मानवीय गरिमा है, जिस सीमा तक उस गरिमा की रक्षा के लिए जितनी समानता की आवश्यकता है उसे मिल ही जाए। आप उसकी समानता को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया की तमाम और चीजें लाई, जनसंख्या की नीति लानी है, लाई। आप उसके भीतर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो विजन लाना चाहते हैं, लाई। काम के अधिकार की मांग कितने सालों बाद पूरी हो रही है? नरेगा एक्ट जब आता है मैं आज 50 साल का, ये लड़ाई कब से होनी चाहिए थी? आज़ादी के बाद से ही मिल जाती थी। क्या 220 रुपये या 221 रुपये ही है प्रतिदिन की मजदूरी? एक रुपया इस बार घटा है। क्या इसके भीतर कोई गुनाह नहीं मांगती? और कितने दिन की मिली? 100 दिन में एक बार कई बार क्या हो रहा था कि सफाई कर्मचारियों की बढ़ रही, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, ऐसा नहीं है उनको कोई हमारी तरह 1 लाख रुपये मिल जाते हैं, या शारीरिक श्रम को हमेशा नहीं माना जाता, हमेशा दूसरे दर्जे पर माना जाता है। और ये विडंबना है। मनुष्य विकसित हुआ अपने बौद्धिक काबिलियत के बल पर, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो श्रम के बल पर विकसित हुआ है। श्रम की क्या भूमिका है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मार्क्सवाद पढ़ना। हम जितने सारे लोग अपने स्तर पर बौद्धिक कार्य करते हैं, उनमें हमारे कार्य में अपनी ओर से हमने कार्य किया, लेकिन कोई मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे तो क्या मैं झाड़ू लगाने को तैयार हो जाऊंगा? क्या उस माइंडसेट में मैं तैयार हो पाऊंगा कि नहीं सफाई में करूँ? मैं कोई समाज सेवी बन जाऊँ फिर सफाई करने लगूँ, अलग बात है। लेकिन जीविका के वृत्ति के रूप में जिसके पैर में की छुट्टी है केवल वही जानता है, उसके बिना पाए उसके में जब तक वो मेथोडिस्ट अप्रोच होता है, जैसे आपने कहा कि तब तक आप उसके जूते में पाँव डाल के नहीं देगा। उस वेदना को केवल वही समझ सकता है जो आदमी उससे होकर गुजर रहा है। 8 घंटे जब कोई काम करके, पत्थर तोड़ के, कांटे पे चुप के, उन पर मिट्टी रख के और उसके बाद जाए और कहे कि नहीं साहब ये काम 220 रुपये ज़्यादा है, फिर पता चलेगा कि सचमुच ये काम कितना है। ये जिस दिन आपको थोड़े थके हुए हों, थोड़े चिंतित हों, थोड़े परेशान हों और आप छुट्टी लेना चाहते हो, छुट्टी न मिल पाती हो, तब पता चलेगा कि इसकी वक़्त क्या हो। घर में बच्चा बीमार हो, पति कहीं बाहर घड़ी लगाता हो, कहीं वो हो सकता है कि गोलगप्पे की घड़ी लगाने गया हुआ हो, हमारे पास अचानक संकट आया और कुछ भी साधन नहीं हो, तब पता चलेगा कि इसकी वक़्त क्या है। इतनी सारी छुट्टी हुई और हम क्या होता है, एक संस्कृत का श्लोक है, मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, उसी के आज हिंदी अनुवाद भी है, रहीम का दोहा है, 3 सबन को लकत है, 3 ही लगे न। 3 जो होता है, गरीब है तो सबको देखता है, उनको सब नहीं। संस्कृत में थोड़ा सा और बेहतर रूप में कहा है कि हे दरिद्रता तुम्हें नमस्कार है, दारिद्र्यम नमस्तुभ्यम, प्रसादात् अभूत सिद्धम। तुम्हारी प्रतिभा से, तुम्हारे ही कौशल से मुझे अद्भुत सिद्धि मिल गई है, मैं संसार भर को देखता हूँ, संसार मुझे नहीं देखता। और नहीं देख पाने का क्या परिणाम होता है? हमारे लिए हो सकता है कि एक दिन की 200 रुपये की मजदूरी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक पिज्जा के बराबर, लेकिन जिसके लिए 200 रुपये पूरे दिन की दिहाड़ी का है, कितने मेहनत से अर्जित किया हुआ है, उसके लिए कितना मूल्यवान है। तो जिसके पास जो चीज़ है उसमें वो कितने मेहनत से अर्जित की गई है, उससे पता चल पाएगा कि वो उन चीज़ों की पीड़ा समझेगा। और आज जब तक हम उस पीड़ा से होकर नहीं गुजरते, तब तक हम उस चीज़ का मूल्य नहीं समझते। और ऐसे कुछ देश हैं, सब देश तो नहीं हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि आपको अगर कोई अधिकारी बनना हो, चाहे IAS बनना है चाहे पटवारी, आपको इतने दिन तक एक स्काउट एंड गाइड की तरह
सामाजिक सेवा करनी ही पड़ेगी, फिर आपको क्या है। और पहले सबसे छोटी नौकरी से, ठीक है आपको थोड़ा शादी हो गया आगे बन, लेकिन सबसे पहले पटवारी से आपको 3 साल करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसे भी देश है, और वे देश दुनिया के सबसे पारदर्शी देशों में, सिंगापुर का नाम पढ़ लीजिएगा कहीं, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मानी जाती है, इंटीग्रिटी मानी जाती है, वहां के नियम मैं बता रहा हूं। तो हम आज जिन चीजों की बातचीत करने जाएंगे उनमें समानता एक बिंदु है, एक तथ्य है। जो अधिकार आप जानेंगे, अधिकार के भीतर जब तक कोई भी चीज अगर अधिनियम का रूप नहीं लेती और योजना का रूप नहीं लेती, वो सिर्फ एक दर्शन, कितनी नीतियां बनती हैं, नीति को अगर क्रियान्वित करना है, योजना नहीं आई उसकी कोई, या कोई अधिनियम नहीं आया और अधिनियम आ गया तो उसके भीतर क्या शास्त्र के प्रावधान है, और शास्त्र के प्रावधान है तो क्या उसको तटस्थ कोई लागू कराने वाला है। अगर उसी का पार्ट होके बैठ गया तो फिर वो लागू नहीं, उसको कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत बनाया कि सेपरेशन ऑफ पावर का, इसीलिए कहा था कि जो आदमी, जिस आदमी के पास कानून बनाने की शक्ति है उसमें दंड देने की शक्ति न हो, दोनों अलग अलग चलने चाहिए, उसको करने वाली शक्ति अलग होनी चाहिए। तो ये, और एक चौथा स्तंभ जिसे किसी ने अपने समय में प्रेस कहा, आज की डेट में कहूँ तो चतुर्थ स्तंभ के रूप में ठीक ढंग से देखा जाए तो कई चीजों का मिश्रण है। उसके भीतर सिविल सोसाइटी भी आती है, उसके भीतर तमाम प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, उसके भीतर मीडिया भी आता है। तो ये सारी चीजें मिलकर वो चौथा स्तंभ पूरा है। तो ये सारे चौथे स्तंभ के लिए आज जो ये तैयारी आप लोगों की चल रही है, इनके भीतर से आप जितने तथ्य जान लें, उन सारे तथ्यों पर गवेषणा है। आप सभी लोग इतने दिनों के लिए, कुल 15 दिनों के लिए आए होंगे अलग अलग घरों को छोड़ के। कुछ दिनों बाद हमारी तरह ढल जाएंगे, कहीं नौकरी लग गई, कहीं हो सकता है अच्छा कर मिल गया, अच्छा स्थान मिल गया। एक चीज जो मुझे याद रहती है वो वैसे ही सुना दे रहा हूँ। वो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहती है। जब आपको इन कारणों से सम्मान मिलने लगे कि आपके पास पद है, आपके पास पैसा है, उसी दिन आप वास्तविक मूल्य अर्जित करने से चूकने लगे। आपको जरूरत ही नहीं है। मुझे जिस दिन आप IAS होने के चलते सम्मान देने लगे, मैं क्यों विनम्र बनूंगा? मैं क्यों चाहूंगा कि मैं आपके बीच का हो गया? कुछ हो सकता है अपवाद में अलग बात है, लेकिन क्यों चाहूँ? हम अर्थ मानव, और इस विडंबना के हिस्से ऐसे हैं कि दूसरा पक्ष जो कि हैव-नॉट्स का पक्ष है, उसके पास इतने साधन नहीं कि वो हमारी तरह अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे रहे, अच्छे ढंग से बोल सके, देश आपकी तरह अंग्रेजी बोल सके। ऐसे लोग अगर हम नहीं बोल पाते तो क्या होगा? वे लोग महत्व नहीं पाए, उनको आदर दे पाना कठिन, वो अपनी दिशा में अर्धमानव बन के रहे। तो आज कोई प्रेमचंद जन्म नहीं लेते, आज कोई सत्यजीत रे नहीं जन्म लेते, आज किसी के भीतर ये संवेदना विकसित नहीं हो पा रही। एक पक्ष तो चूक रहा है, कहीं हृदय का नैतिक पक्ष तो चूक रहा है। कितने लोग हैं जो पूछने जाते हैं कि नहीं अचानक ये संपदा आपके पास आ गई, प्रश्न उठाने जाते हैं कि ये संपदा अचानक कैसे है? सैलरी तो आपकी इतनी है, काम के अधिकार में ही अगर पूछा जाए कि आपकी सैलरी इतनी मिलती थी तो आपके पास इतना बड़ा वैभव, इतने करोड़ का कैसे खड़ा? एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, मजाक था, और वो हो सकता है कई जगह का यथार्थ भी हो कि दूसरे देशों में हाईवे बनते हैं तो केवल हाईवे बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसी में बंगलों भी बन जाए। तो ये जो मैं उसको रोता तो दूसरे की और बात करता, लेकिन मैं आज उस जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे स्वयं करके दिखाना होगा, केवल दर्शन की बात नहीं करना। लेकिन एक चीज तो हो सकती है कि उस पक्ष से कुछ सुझाव आ सकता है, और आप पाएंगे, अभी मैं किसी से बातचीत कर रहा था, कोई आया तो कहा कि साहब पिछली बार आप लोगों ने वर्कशॉप करके कुछ हमको किया, योजना बन रही है, उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, हम लोगों को जोड़ा है। तो केवल इतना ही हुआ ना कि एक दिन का 1 घंटा या 4 घंटा या 6 घंटा हमने जोड़ा, उन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती। तो आप जिन चीज़ों को उसके भीतर जोड़ सकते हैं, प्लस वन कर सकते हैं, और बड़ा सरल सा है।
और 20% लोग 80% संसाधनों पर होल्ड करके बैठे हुए हैं। राजस्थान का बजट कितना है मालूम है? 2.25 लाख। और एक रिलायंस इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना है एक साल का मालूम है? करीब 6-7 लाख। तो आप ये जो संसाधनों का अंतर है, इन सारी चीज़ों के निदान पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये स्थितियाँ धीरे धीरे करके भयावह अंतराल को बांटने के जो रास्ते हैं, जो संविधान कह रहा था कि राज्य को इस प्रकार के प्रयास करें, समानता पूरी तरह से अर्जित नहीं की जा सकती, लेकिन क्या उस ओर जाने के लिए हम कदम बढ़ा पाए, ये कदम क्या हमारे लिए पर्याप्त हो पा रहे हैं? तो आज हम उन चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे कि 100 दिन की नरेगा है तो उसको 365 दिन के लिए ये भी बात है। मनुष्य श्रम से बचने में ही सारे विज्ञान का विकास किया। पहली चीज ये सिर पर बोझ तैयार होता तो पहले भी बोझ नहीं होता। अगर बैलगाड़ी पर चलने के लिए तैयार होता तो मोटर गाड़ी नहीं तैयार होती, मोटर गाड़ी पर ही रहता तो कभी वो हवाई जहाज नहीं। लेकिन श्रम में कौशल जोड़ने का मतलब ये नहीं, जो लोग श्रम पर जीने के लिए अभिशप्त हैं उनको उनके अधिकार, ये तो कोई भी नहीं मानेगा। तो इन सारी चीज़ों के भीतर एक छोटा सा हिस्सा जितनी दूर तक हम उसमें कर सकते हैं, जोड़ के चल सकते हैं, इन सारे आयामों पर हम बातचीत करेंगे। मैं बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगा, कुछ एक प्रशासनिक चर्चा करनी होगी। आप लोग इन सारी चीज़ों में देखिए, मैं थोड़े 2-3 रास्ते बताऊँ, इन पर क्या रास्ते हम निकालें। मेरे पास आपके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ थोड़ी देर, आप मुझे कितनी नौकरी पर, मैंने कहा कि साहब हमारे पास मुझे नौकरी की तलाश है और आप क्या देते हैं? 2 आदमी हमारे सामने बैठे हैं और एक थोड़े सेठ जी की तरह ये दिख रहे हैं और थोड़े वो सामान्य की तरह दिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम मजदूर हैं और मजदूर के रूप में आप कितनी पगार? इन्होंने कहा कि साहब हम तो 200 रुपया देंगे रोज, तुम्हें काम करना होगा कर लो। आपने कहा कि 150 रुपये देंगे लेकिन रहने खाने का भी देंगे और खाना थोड़ा सा आपको खाना पूरा अपने घर से ही देंगे। और मैं जोड़ूंगा नहीं साहब, 200 रुपये में और प्लस खाना 50 रुपये का एक्स्ट्रा है, 150 ही दे रहे हैं, 50 रुपये प्लस अगर घर भी मिल गया, मुझे अगर घर भी अगर सस्ता मिलता है तो इसका मतलब कि मेरी जीविका के हिस्से को वो बचा है। तो सरकार का क्या कदम होना चाहिए? जितना बल आजीविका पर दे रही है उतना ही सामाजिक सुरक्षा पर दे रही है। अगर हमारी शिक्षा सस्ती हो गई, अगर हमारी चिकित्सा सस्ती हो गई, अगर हमारी निवास की चीजें सस्ती हो गई, बिजली पानी सस्ता हो गया, क्या हुआ? वो दर्शक कर क्या रहा है? वो उन चीजों को संतुलित कर देगा। ऐसे तमाम देश हैं जो दुनिया में सर्वाधिक आजीविका वाले देश नहीं है। आप लोग गए हुए होंगे भूटान को देखिए। भूटान दुनिया के उन देशों में है जहाँ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से। और खुशहाली के लिए क्या जरूरी था? सामाजिक सुरक्षा का वो आयाम पूरा कर देना जो हमारे लिए उन चीजों, अगर मैं अपनी ओर से सोचूं ना, किसी आदमी के व्यक्तिगत तौर पर जो जरूरतें होती हैं 2-3 हज़ार से ज्यादा की नहीं होती, और इन 2-3 हज़ार हम अपनी कुछ बुराइयों को ढो रहे होते हैं, ये अलग बात है। आपके पूरे जीवन का खर्चा थोड़े से ओल्ड एज वाले लोगों को, जिनकी शादी हो गई है, कितने लोग हैं? अच्छा, काफी लोग जो अविवाहित है वो मैं शादी में उनसे पूछिएगा उनका खर्चा कितना। तो हो सकता है जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, अनलेस कि कोई सोशल रिफॉर्मर हो, अपनी जिंदगी की बचत का, अगर उन्होंने 25 साल में बचत की होगी तो उस 25 साल की बचत का 1/3 उन्होंने शादी में खर्च कर दिया। और आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं कितने लोगों को लगा होगा कि वो बड़ा जस्टिफाइड था, उतना खर्च करना बहुत औचित्य। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा किस बात का है? बच्चे कितने लोगों के हैं? अब पढ़ाई जब करने भेजते हैं तो कितनी फीस लगती है? अगर प्राइवेट में भेजा तो क्या सोचना चाहिए कि आज मेरी बेटी पढ़ने जाती है और पता नहीं मुझे भी बात 5,000-7,000 महीने होते हैं, 1 लाख जो भी है, 1,70,000 बता दें।
2 लाख रुपए। क्या ये 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे या बच्ची के लिए कोई जस्टिफाइड है? केवल स्टेटस के लिए हम कितना दे दें? क्या ये चीजें सरकार को वह नहीं करनी चाहिए? ये सीधा सवाल है। क्या प्राइवेट तंत्र को हम कितने आगे बढ़ने के लिए ही कोशिश करने के लिए छोड़ दिए जाए? सभी लोग कहेंगे कि सरकारी में पढ़ाओ, कोई बात है, उन सारी चीजों पर अलग से चर्चा है। लेकिन अब तीसरी बात, तीसरा बड़ा खर्चा किस चीज पर? पहले शादी को एक कुरीति की तरह से उस पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। दूसरा शिक्षा, जिसमें भी सरकार का व्यय हो सकता है लेकिन हम उसके लिए पूरे रास्ते नहीं निकाल पा रहे हैं। और तीसरा स्वास्थ्य। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य से ज्यादा खर्चा हाउसिंग पर। घर पर कितना खर्चा हो जाता है? हर एक आदमी, जैसे गोदान, किसी को उपन्यास पढ़ा है? गोदान में गोरी की साथ है कि एक गाय पालेंगे, एक गाय हमारी हो और गोदान करेंगे। मूल रूप से अंतिम साथ जब जाई गाय चली तो गाय को हम दान करें। मनुष्य उन प्रजातियों में से है गिनी चुनी जो कि अपना घर बनाती है। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु जगत का जीव शायद एक बिलाव होगा या एक आध जो घर बनाते हैं। किसी को देखा है घर बनाते हुए? पक्षी बनाते हैं, और पक्षी घोंसले अपने लिए कभी नहीं बनाते, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। और जैसे ही बच्चे का पीरियड खत्म हुआ वो घोंसला खत्म। तो मनुष्य है, इसको घर की आवश्यकता है। उसने जिस तरह का इवोल्यूशन का क्रम हुआ, तो जैसे 80-20 का नियम है वैसे ही एक 90-10 का नियम है। 90-10 का नियम ये कहता है कि हमारे घर की, हमारे जीवन की 90% चीजें केवल दिखावे के लिए रह जाती हैं और केवल 10% चीजें काम में आती हैं। बड़ा घर बनाते हैं, 90% टाइम खाली रहता है और केवल 10% समय उपयोग में आता है। 90,000 1 लाख का एप्पल का आईफोन खरीदे हैं तो 90% आइटम उसके काम में नहीं आते और 10% ही काम में आते हैं। हमने अगर गहने बनवाए तो 90% टाइम वो लॉकर में पड़े रहते हैं, 10% समय ही काम में आते हैं। हमने बहुत सारे कपड़े सिलवाए तो 90% वो अलमारी के साथ कपड़ों में रखते हैं, क्या अलमारी में उनमें भी रखते हैं, उनमें रखे रह जाते हैं और उसके बाद काम नहीं। क्या सचमुच विचार करना चाहिए कि इतने महंगे आवास के जिसमें पूरे जीवन की बचत हम लगा देते हैं, उनका खर्च किया जाना लाजमी है और इन चीज़ों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि हाउसिंग के अधिकार को कैसे सुनिश्चित किया जाए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी बातचीत करेंगे। तो आज कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं फूड और थॉट देके अभी इनसे कुछ यहाँ की चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि इनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इनको विदा कर दूँ और मैं केवल 15 से 20 मिनट में आप लोगों के बीच में, ठीक है?